Hello everyone, this is Badal Verma and welcome back to my educational YouTube channel IS Point. I hope you are very well. So today we will discuss about फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनिज्म अर्थात वन्य समाज और उपनिवेशवाद। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, हम लोगों ने इस चैप्टर से अपने अभी तक 3 पार्ट्स को कवर किया है। तो जिन्होंने हमारी पहली वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप सभी लोग जाकर हमारी पहली वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं जावा के जंगलों में हुए बदलाव के बारे में। तो इससे पहले हमने जो कुछ पढ़ा था अपनी पिछली वीडियो में, तो उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, जिससे कि आपको समझ आ जाए कि आखिर हम किस विषय के बारे में बात कर रहे थे। तो देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, सन 16 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ था व्यापार के जरिए, परंतु धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर शासन कर लिया था। जब भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन किया तो जो जनजातीय लोग थे, यानी कि जो जंगलों में रहकर वनों में रहकर ही अपना जीवन यापन कर रहे थे, तो उनके लिए एक समस्या खड़ी हो गई थी जब उन्होंने वन अधिनियम को एक तरीके से लागू कर दिया था। यानी कि कुछ ऐसे नियम बना दिए गए थे जो जंगलों पर लागू किए जाते थे, यानी कि वो शिकार नहीं कर सकते थे, पेड़ों को नहीं काट सकते थे, या फलों को एक तरीके से नहीं तोड़ सकते थे। तो कुछ ऐसी नियम से प्रतिबंधित कर दिया गया था उन लोगों को कि वो अब इस तरीके का जीवन नहीं जी सकते थे जैसा वो जी रहे थे। तो काफ़ी ज़्यादा उससे बदलाव आए, यानी कि जो जनजातीय लोग थे, एक तरीके से जो उनका समुदाय था वो अब व्यापार के उसमें बदलने लगा धीरे धीरे। जैसे बिरसा मुंडा के आपने बारे में सुना होगा, एक जनजातीय समुदाय है। तो ये सभी तमाम प्रकार के जो है वो बदलाव आए थे। अब बात करते हैं जावा के जंगलों में क्या बदलाव हुए। तो देखिए, जो जावा है एक तरीके से इंडोनेशिया में स्थित है, और इंडोनेशिया में आप लोगों को पता ही होगा कि चावल उत्पाद का एक द्वीप के रूप में उसे माना जाता है। लेकिन उस ज़माने में क्या था कि एक तरीके से जो उसका अधिकांश क्षेत्र था वो एक वनांचित क्षेत्र था, यानी कि पूरा का पूरा एक वनों से भरा हुआ। लेकिन जब इंडोनेशिया एक डच उपनिवेश था, और जैसा कि हमने देखा कि भारत व इंडोनेशिया के वन कानूनों में कई समानताएं थी, तो इंडोनेशिया में जावा की ही तरह एक क्षेत्र है जहां डचों ने वन प्रबंधन की शुरुआत की। तो अंग्रेजों की तरह वे भी जहाज बनाने के लिए जावा से लकड़ी हासिल करना चाहते थे, और सन 1600 में जावा की अनुमानित आबादी 34 लाख थी। हालांकि उपजाऊ मैदानों में ढेर सारे गांव थे, लेकिन पहाड़ों में भी घूमतू खेती करने वाले अनेक समुदाय रहते थे। तो अब बात करते हैं जावा के लकड़हारों के बारे में। तो देखिए, तो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, जब एक तरीके से जावा में जो कलांग समुदाय थे, यानी कि कलांग समुदाय के लोग थे, वो कुशल लकड़हारे और घूमते किसान थे। यानी कि घूमकर एक तरीके से घूमते किसान उसे कहा जाता है। उनकी एक तरीके से ज़मीन होती है वो एक तरीके से निश्चित नहीं होती, जहाँ पर वो एक तरीके से खेती कर लेते हैं वहीं पर उनकी वो ज़मीन हो जाती है, यानी कि एक तरीके से दूसरे की ज़मीनों पर कार्य करने वाले किसान थे। तो उनका महत्व इस बात से आगा जा सकता था कि 1755 में, यानी कि 1755 में जब जावा की माताराम रियासत बटी, तो यहाँ के 6000 कलांग परिवारों को भी दोनों राज्यों के बराबर बराबर बांट दिया गया। उनके कौशल के बगैर सागौन की कटाई कर राजा के महल बनाना बहुत मुश्किल था। डचों ने जब 18वीं सदी में वनों पर नियंत्रण स्थापित कर प्रारंभ किया, तब उन्होंने कोशिश की कि कलांग उनके लिए काम करें। तो 1770 यानी कि 1770 में कलांगों ने एक डच किले पर हमला करके उसका प्रतिरोध किया, लेकिन इस विद्रोह को दबा दिया गया। अब बात करते हैं डच वैज्ञानिक वानी की। तो 19वीं सदी में जब लोगों के साथ साथ इलाकों पर नियंत्रण स्थापित करना जरूरी लगने लगा, तो डच उपनिवेशकों ने जावा में वन कानून लागू कर ग्रामीणों की जंगल तक पहुंच पर बंदिशें थोप दी। इसके बाद नाव या घर बनाने जैसे खास उद्देश्यों के लिए सिर्फ चुने हुए जंगलों से ही लकड़ी काटी जा सकती थी, और वह भी कड़ी निगरानी में। तो ग्रामीणों को मवेशी चराने, बिना परमिट लकड़ी ढोने या जंगल से गुजरने वाली सड़क पर घोड़ा गाड़ी अथवा जानवरों पर चढ़कर आने जाने के लिए दंडित किया जाने लगा। तो भारत की ही तरह यहाँ भी जहाज और रेलवे लाइनों के निर्माण में वन प्रबंधन और वन सेवाओं को लागू करने की आवश्यकता पैदा कर दी। 1882 यानी कि 1882 में अकेले जावा से ही 2,80,000 स्लीपरों का निर्यात किया गया। जाहिर है कि पेड़ काटने, लट्ठों को ढोने और स्लीपर तैयार करने के लिए श्रम की आवश्यकता थी, यानी कि एक तरीके से मजदूरी की आवश्यकता थी। तो डचों ने पहले से ही जो जंगलों में खेती की
और ज़मीनों पर लगान लगा दिया तो उसके बाद में कुछ लोगों को इस शर्त पर इससे मुक्त कर दिया गया कि वे सामुदायिक रूप से पेड़ काटने और लकड़ी ढोने के लिए भैंसे उपलब्ध कराने का काम मुफ्त में किया करेंगे। तो इस व्यवस्था से ब्लैंड गड़ी स्टैंस के नाम से जाना गया। बाद में वन ग्राम वासियों को लगान माफ़ी के बजाय थोड़ा बहुत मेहनत ताना तो दे दिया जाने लगा, लेकिन वन भूमि पर खेती करने के लिए अधिकार सीमित कर देंगे। तो यानी कि भारत की तरह ही काफ़ी ज़्यादा जो अधिकार थे उनमें यहाँ के लोगों को भी एक तरीके से सीमित कर दिया गया था। अब बात करते हैं ज़मीन की चुनौतियों के बारे में। तो देखिए 1890 के आसपास सागौन के जंगलों में स्थित रानदुम ब्लांगतुंग गांव के निवासी सुरोनतिंको सामिन ने जंगलों पर राजकीय मालिकानाओं पर सवाल खड़ा करना प्रारंभ किया। उसका तर्क था कि चूंकि हवा, पानी, जमीन और लकड़ी राज्य की बनाई हुई नहीं है, इसलिए उन पर उसका अधिकार नहीं हो सकता। जल्दी एक व्यापक आंदोलन खड़ा हुआ और इस आंदोलन को संगठित करने वालों में सामिन का दामाद भी सक्रिय था। तो साल 1907 तक 3000 परिवार उसके विचारों को मानने लगे। डच जब जमीन पर सर्वेक्षण करने आए तो कुछ सामीनवादियों ने उनकी ज़मीन पर लेटकर उसका विरोध किया, जबकि दूसरों ने लगान या जुर्माना भरने या बगैर कुछ करने से इनकार कर दिया। तो इस तरह की कंडीशन जो थी वो पैदा हुई। तो देखिए अब स्रोत जय को देख लेते हैं। तो यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक अफसर डार्क वान होजेनड्रॉप ने उपनिवेशकालीन जावा में कहा था कि बटाविया के लोग चौंक पड़े, आश्चर्य से सुनो। तो मुझे जो तुम्हें बताना है, हमारे पेड़ों नष्ट हो चुके हैं, हमारा व्यापार मुरझा चुका है और हमारा नौकरियन नष्ट होने वाला है। उत्तरी ताकतों में हम बेपनाह दौलत देकर जहाज़ों को बनाने के लिए लकड़ी और दूसरी सामग्री खरीदते हैं, और जावा में हम सामाजिक व व्यापारिक संगठित दलों को जितनी जड़ें इस धरती की से धसी है और दौड़ते हैं। हाँ, जावा के जंगलों में एक सम्मानजनक नौसेना के निर्माण को बहुत ही कम समय में संभव करने के लिए पर्याप्त लकड़ी है। तो साथ ही जितनी ज़रूरत हो तो उतने व्यापारिक जहाज़ों को बनाने के लिए उसके बावजूद जावा के जंगल उतनी ही तेज़ी से उगते हैं जितनी तेज़ी से उन्हें काटा गया है। तो उचित प्रबंधन और अच्छी देखरेख के साथ ये स्रोत कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। तो डार्क वान होजेनड्रॉप फोलुशु के द्वारा एक तरीके से ये विवरण दिया गया है जंगलों के द्वारा। तो देखिए जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर एक मानचित्र देख पा रहे होंगे। तो देखिए पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं कि आखिर इसमें दिया क्या गया है। तो देखिए इंडोनेशिया के ज़्यादातर जंगल सुमात्रा, कालीमातान व पश्चिम ईरान में स्थित है, एरियान में स्थित है सॉरी। तो जावा की वह जगह है जहां डचों ने अपनी वैज्ञानिक वानिकी की शुरुआत की थी। यह द्वीप जो चावल उत्पादन के लिए मशहूर है, वही सागौन के जंगलों से ढका रहता है। तो देखिए, तो इस पूरे मानचित्र में हम देख सकते हैं कि क्या कुछ हुआ। तो यहाँ तो आप देख सकते हैं कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन था, ये आपका सिंगापुर हो गया, ये सुमात्रा हो गया, ये जावा हो गया, ये पूरा जावा का जंगल है जिसे आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो है ये रेलवे लाइन बिछाई गई थी। तो इस पूरे मानचित्र को हम इसी तरीके से समझ सकते हैं। ऑलराइट, तो युद्ध और वन विनाश के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ जो एक तरीके से इससे संबंधित यूपीएससी परीक्षा में मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कल हम उसको भी डिस्कस करेंगे। और कुछ राइटिंग टिप्स के बारे में हम देखेंगे किस तरीके से हम और ज़्यादा बेहतर अच्छे उत्तर को लिख सकते हैं, ताकि हमें मेंस के एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्कोर करने में एक तरीके से हेल्प जो है वो प्रदान हो। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा और आपको जो मैंने पढ़ाया है वो आपको भली भांति समझ आया होगा। तो अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना न भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिल जाए। तो इसी के साथ हैव ए गुड डे, जय हिंद।